आज हम बात करेंगे वर्गीकरण पे। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक शोध में अ, जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो हैप्पैज़र्ड वे में रहते हैं। एक ऐसे रूप में रहते हैं जिसका सीधे-सीधे एकदम मतलब निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। भारत में अनेक सारी समस्याएं हैं, संसार के अनेक क्षेत्रों में अनेक समस्याएं हैं, जिसमें हम दहेज की बात कर सकते हैं, भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं, निर्धनता की बात कर सकते हैं। इन इतनी सारी समस्याओं से संबंधित एक अनुसंधानकर्ता अनेक हाइपोथेसिस बनाता है और उन हाइपोथेसिस के जरिए वो आगे अपना रिसर्च का काम आगे बढ़ाता है। इसके साथ साथ अनेक अनुसंधान प्रविधियां यूज करता है, जिसमें निरीक्षण करता है, सूची प्रयोग करता है, साक्षात्कार प्रयोग करता है। इन सारी प्रविधियों का प्रयोग करने के बाद उसके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता है। उन सारे डाटा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है कि उसको व्यवस्थित किया जाए, उसको इस तरह से बिखरी हुई सामग्री को इकट्ठा किया जाए ताकि उसका कोई मतलब हो। जैसे कि किसी मकान को बनाने के लिए आदमी बहुत सारा सामान, ईंटें इकट्ठा करता है, एक तरह से मोरंग इकट्ठा करता है, चूना इकट्ठा करता है, सरिया इकट्ठा करता है, तमाम तरह की चीजें इकट्ठा करता है। लेकिन उसको व्यवस्थित कौन करता है? उसको एक आर्किटेक्ट, एक मिस्त्री, मजदूर मिलकर उसको व्यवस्थित करके एक आकार देते हैं। इसी तरह एक रिसर्चर जो डाटा इकट्ठा किया गया है, जब तक उस डाटा को व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए डाटा को व्यवस्थित करने का कार्य एक तरह से हम वर्गीकरण के जरिए करते हैं। जब हम उस बिखरी हुई सामग्री को व्यवस्थित करते हैं और विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके उसको कोई मीनिंगफुल रूप बनाते हैं, अर्थपूर्ण रूप बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्गीकरण। है कि वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का अर्थ क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण का मतलब वही है, एक जो हैप्पैज़र्ड और जो हमारे जटिलतापूर्ण डाटा है और जो इंटेलिजिबल मास ऑफ डाटा है, उसको एक तरह से कन्वर्ट करना है, जो कि ऐसे रूप में कन्वर्ट करना है जो कि दूसरे की समझ में आए, हमारी भी समझ में आए और दूसरे की भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि एक रिसर्चर की समझ में आ जाए और दूसरे की समझ में ना आए। मतलब हमको उस डाटा को इस रूप में कन्वर्ट करना है, इस रूप में बदलना है, इस तरह से प्रस्तुत करना है कि उसका कोई मीनिंग हो, उसका कोई अर्थ हो और वो अर्थ दूसरे की समझ में आए, उससे हम बाद में कोई अर्थ निकाल सके। इसके साथ साथ अरेंज द कलेक्टेड डाटा, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको अरेंज करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको क्रम में लगाना। किस क्रम में लगाना? जो एक वैज्ञानिक तरीका हो, यानी साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक तरीके से उसको कन्वर्ट करना, साइंटिफिक तरीके से उसको प्रस्तुत करना, वो कहलाता है क्लासिफिकेशन, वो वर्गीकरण कहलाता है। इसके साथ साथ कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा, यानी हम उस डाटा का अनेक रूप में कैटेगराइज कर देंगे, उसको वर्गीकृत कर देंगे, अनेक रूपों में बांट देंगे, जो जो जिस, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्थान पर तमाम तरह की समस्या है, तो बेरोजगारी की समस्या है, तो बेरोजगारी वाली संबंधित बातें एक जगह रख देंगे। इसके साथ साथ हमको वहां पर युवाओं की समस्याएं लग सकती हैं, युवा महिलाओं की समस्याएं लग सकती हैं, बच्चों की समस्या लग सकती है, तो उनको उसी कैटेगरी में अरेंज कर दिया जाता है। और वो एक तरह से जो अरेंज किया जाता है उसका आधार भी वैज्ञानिक होना चाहिए। तो एक तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकरण में ये सब बातें की जाती है। इस संबंध में कॉर्नर ने अपनी किताब स्टैटिस्टिक्स में बताया है कि वर्गीकरण, खासकर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉर्नर की, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन करना है, यानी एक तरह से उनका कहना है वर्गीकरण वस्तुओं की उन समानताओं और गुणों के आधार पर समूहों, इन वर्गों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों के समान गुणों को खोजकर साथ रखना है। मतलब एक तरह से यहाँ पर कॉर्नर ने बहुत सही बात कही है कि वर्गीकरण जो वस्तुओं को इक्वलिटी के आधार पर जो एक जैसी दिखाई दे उनमें, या फिर उनमें जो एक जैसा गुण हो उनको एक जगह रखना। अच्छा, इसके साथ साथ उनका समूह एवं वर्गों में क्रमबद्ध करना है, समूह में बांट देना और वर्गों में क्रमबद्ध करना। इसका उद्देश्य एक तरह से रहता है कि जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनमें समान गुणों की खोज कर एक साथ रखना,
वो कहलाता है वर्गीकरण। इसका उद्देश्य क्या है? जब हम वर्गीकरण के उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन का एक मुख्य चरण इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अभाव में जो डाटा है वो किसी की समझ में आसानी से नहीं आ सकता। तो जो पहला इसका उद्देश्य कहा जा सकता है कि ये आंकड़ों का विश्लेषण करता है, यानी इसके जरिए हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। जो हमारे सामग्री रहती है, जो तथ्य रहते हैं, जो आंकड़े रहते हैं, उनको विश्लेषण के लिए इस तरीके का बनाया जाता है जिससे कि वो समझने वाले के, जिससे कि वो रिसर्चर के, जिससे भी आने वाली पीढ़ियों के समझ में आए। अर्थात वर्गीकरण के पश्चात जो डाटा होता है वो एक तरह से सरल प्रकृति का हो जाता है, सरल रूप में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम टू मेक द डाटा ब्रीफ एंड मोर टेंजिबल, यानी एक तरह से देखा जाए तो तथ्यों को जो जो समझ में आने लायक बनाने का तरीका हम वर्गीकरण के जरिए करते हैं। उस क्रम में उसमें हम कह सकते हैं एक आधार ये जो कि तथ्यों का जो तार्किकता के आधार पर, अर्थात हम उसको ऐसा बनाते हैं जो वस्तुनिष्ठ रूप से, जिसमें समानताओं की बात हो, जिसमें ये एवं असमानताओं की बात हो, जिस रूप में भी हमने श्रेणी में बांटा है वो दृष्टिकोण समझ में आना चाहिए, यानी वो किसी की समझ में आना चाहिए। एक तरह से इसमें ये देखा जाता है कि तथ्यों को संक्षिप्त रूप में एक एक चीज को अलग अलग ढंग से समझाया जाए। देखा जाए तो तथ्यों को एक तरह से बोधगम्य बनाया जाता है, ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। इसके साथ साथ क्लैरिफाई द नेचर ऑफ डाटा, यानी इसमें खासकर वर्गीकरण में हम ये कहते हैं कि इसका जो उद्देश्य है तो जो जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो भी डाटा एकत्रित किया है, उसकी प्रकृति क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्पष्ट नहीं होगी तो उससे बाद में एनालिसिस करने में परेशानी रहेगी, उसको हम समझा नहीं सकते। उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। विभिन्न वर्गों के बीच तुलना को क्लियर करना चाहिए, आपने किसकी तुलना किससे की है, ये चीज उसमें क्लियर होनी चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक हमको रिसर्च का जो टॉपिक है, जो हाइपोथेसिस ली थी, जो भी सिद्धांत लिया था, जो भी मेन एम था, वो पूरा नहीं होगा। इसके साथ साथ हम कंपैरिजन की बात, यानी वर्गीकरण का जो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये एक तरह से कंपैरिजन में मदद करता है, अर्थात तुलना करने में मदद करता है। तो वर्गीकरण का एक मेन रोल ये भी एक उद्देश्य कहा जा सकता है कि तुलनात्मक अध्ययनों के लिए एक तरह से उपयुक्त बनाना है, और जो विभिन्न तरह के जो वर्ग हैं उनकी तुलना करके निष्कर्ष को और अधिक सिंप्लीफाई करना है, सरल बनाना है, ताकि वो आने वाले लोग की समझ में आए। इसके साथ साथ इसमें जनरलाइजेशन का भी एक दृष्टिकोण इसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अंतिम रूप से हम रिसर्च का एक सामान्यीकरण बनाते हैं ताकि उससे क्लियर सारी बातें हो। तो वर्गीकरण का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये भी दिखाई पड़ता है कि सामग्री जो इकट्ठी हुई थी उसको सामान्यीकरण करके सरल ढंग से प्रस्तुत करना है। देखा जाता है कि समानता और असमानताओं के आधार पर अगर अगर विषय वस्तु में कुछ अंतर है, कुछ भेद है, तो उसको सामान्यीकरण की प्रक्रिया के जरिए एक तरह से उसको सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज हमको एक तरह से दिखाई पड़ती है कि वर्गीकरण का आधार क्या है, क्योंकि जब तक वर्गीकरण का आधार क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस चीज को और अच्छी ढंग से स्पष्ट नहीं समझ सकते। इसमें अगर हम पीवी यंग साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च की बात करते हैं तो उन्होंने जिक्र किया है, thus the researcher in addition to some common sense classification will begin to sort his data in terms of essential similarities and dissimilarities, यानी एक तरह का रूप और उसमें डिसिमिलरिटीज हो। इन देम क्लस्टर ऑफ रिलेटेड फैक्टर, गुच्छे के रूप में रिलेटेड फैक्टर्स which can be observed repeatedly with consistent regularity and recurring sequence and relationship which will throw light on the uniformities on one group of data and the differences in another। हमको ये देखना पड़ेगा कि एक तरह की चीजें सिमिलरिटीज को अलग रखना है, डिसिमिलरिटीज को अलग रखना है, कोई ना कोई आधार मानना पड़ेगा। यानी एक तरह से हमको वर्गीकरण के अंतर्गत जब तक हम आधार को प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो एक ऐसे आधार का हमको एक तरह से चयन करना है जिसमें कि वर्गीकरण को वैज्ञानिक बनाया जा सके,
जिसमें कि अच्छे वर्गीकरण की सभी विशेषताएं दिखाई पड़े। एक तरह से सामाजिक अनुसंधान में कई आधार हो सकते हैं, लेकिन एक आधार को क्लियर करना पड़ेगा कि हम किस आधार पर डाटा डाटा को क्लासिफाइड करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ पर कई तरह के आधार दिखाई पड़ते हैं, जैसे क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, पीरियोडिकल बेसिस है, ज्योग्राफिकल बेसिस है। अगर हम क्वालिटेटिव बेस की बात करते हैं, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्थात सामाजिक अनुसंधानकर्ता गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण जब करता है, जब उसका आधार गुणात्मक होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं जाति हो सकती है, प्रजाति हो सकती है, शैक्षणिक योग्यता हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, गरीबी हो सकती है, वैवाहिक स्थिति हो सकती है, वो आधार लिए जा सकते हैं। यानी कोई ना कोई गुण को लेकर तथ्यों या सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो एक तरह से ये क्वालिटेटिव हो सकता है। इसके साथ साथ आधार हम अपने रिसर्च में क्लासिफिकेशन का आधार क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव मतलब अगर हमारा जो डाटा है वो गुणों के आधार पर व्यक्त ना करके संख्याओं के आधार पर व्यक्त करना सरल हो, यानी हम उसको संख्याओं के आधार पर प्रस्तुत करें। जैसे हम कह सकते हैं किसकी किसका वजन कितना है, उसकी आय कितनी है, वो कितना खर्चा करता है, ऊंचाई कितनी है। तो ये सारी चीजें लेकर हम वर्गीकरण को गणनात्मक आधार पर उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीज हो सकती है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आता है पीरियोडिकल बेसिस। पीरियोडिकल बेसिस क्या होता है, जैसे हम जब वर्गीकरण का आधार अगर हम ये मानते हैं कि जो जो दृष्टिकोण है वो समय से जुड़ा हुआ है। समय एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, क्योंकि रिसर्चर्स में हम ये देखते हैं समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय क्या हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, दिन हो सकता है, माह हो सकता है, वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष हो सकता है, मतलब जो भी हम आधार मानते हैं, इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि 2001 में जनगणना कितनी थी, 2011 में जनगणना कितनी है, या उससे पहले 1991 में जनगणना कितनी थी। ये एक क्षेत्र की हो सकती है, 2 क्षेत्र की हो सकती है, 4 क्षेत्र की हो सकती है। तो हम वो पीरियोडिकल बेसिस भी मान सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक ज्योग्राफिकल बेस भी हो सकता है। ज्योग्राफिकल बेस यानी एक तरह से भौगोलिक आधार हम कह सकते हैं। जब वर्गीकरण में हम देखते हैं कि हमने देखा कि सामयिक आधार भी बात कर सकते हैं। जब ज्योग्राफिकल बेस की बात आती है तो उसमें विभिन्न स्थानों की बात की जाती है। विभिन्न स्थान कौन से हो सकते हैं, भौगोलिक आधार पर कोई जिला हो सकता है, कोई प्रांत हो सकता है, कोई देश हो सकता है। उस आधार पर हम जब बेस लेते हैं तो वो भौगोलिक वर्गीकरण कहला सकता है। स्थान के आधार पर वर्गीकरण करना एक बहुत ही सिंपल तरीका हो सकता है जिसको हम बेस लेते हैं। इस तरह से हम ये चीज करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी वर्गीकरण की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताओं में एक विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता कही जा सकती है, शुड बी क्लियर पिक्चर। अर्थात वर्गीकरण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जब तक कि वर्गीकरण स्पष्ट नहीं होगा तो वो चीज रिसर्चर की समझ में नहीं आएगी, यानी रिसर्चर की भी नहीं है, जो उसको चेक कर रहा है, जो उसको देख रहा है, जो उसको बाद में पढ़ रहा है, तो वो उसकी समझ में नहीं आएगी और ऐसे में एनालिसिस करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो वर्गीकरण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वर्गीकरण का जो उद्देश्य है, जो तथ्य है, वो सब सामग्री एक तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सके। इसकी सर्वप्रथम विशेषता इसका क्लियर होना जरूरी है। इसके साथ साथ ये शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, यानी एक तरह से इसका जो आधार हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक जो प्रिंसिपल है वो एक क्लियर होना चाहिए कि इस आधार पर एक सैद्धांतिक रूप से उसमें कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं हो सकता कि उसको एक रिसर्चर समझे दूसरा ना समझ पाए। वो चीज क्लियर होनी चाहिए, जो एक तरह से नियमों पे बेस्ड होनी चाहिए। अर्थात उसमें समानता है या भिन्नताएं हैं, वो किसी एक गुण से संबंधित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे बीए के किसी क्लास में छात्रों का वर्गीकरण करना है, उसके आधार हो सकते हैं। उसका आधार हो सकता है लिंग, हो सकता है उसका आधार ऊंचाई, हो सकता है वो पढ़ाई में टैलेंटेड कितना है, वो आधार हो सकता है। इस तरह से ये एक समय पर एक आधार चुना जाना चाहिए। वो एक से अधिक आधार चुनने में कंफ्यूजन होगा, मतलब वो सारी चीजें नियमों के हिसाब से होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक शुड बी स्टेबिलिटी। हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इसमें एक गुण ये भी होना चाहिए कि ये इसमें स्थायित्व का गुण भी होना चाहिए। वर्गीकरण में स्थायी का होना का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि इसमें अगर स्थायित्व नहीं है और कभी एक आधार पर कभी दूसरे आधार पर वर्गीकरण किया तो उसको तुलना करने में परेशानी होगी। ये चीज विशेष रूप से देखनी चाहिए।
इसके साथ साथ डिफरेंट कैटेगरी शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, यानी जो विभिन्न वर्ग हैं वो एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए। उसमें मतलब ये नहीं कि दो तरह के वर्ग लिए या तीन तरह के वर्ग लिए, उसमें बिल्कुल क्लियर हो कि ये वर्ग इस तरह का है, ये वर्ग इस तरह का है, यानी प्रत्येक वर्ग निर्धारित होना चाहिए, उसमें भिन्न विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए, ताकि जो वस्तु है उसको एक वर्ग में और दूसरे को दूसरी श्रेणी में रखा जा सके। इसमें ये चीज भी होनी चाहिए कि वस्तु को एक से अधिक श्रेणियों में रखा जाए, तो इससे वो चीज क्लियर होगी। जैसे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति जिसकी एज 50 साल से कम है, दूसरा व्यक्ति जिसकी 50 साल से ऊपर है, तो वहां क्लियर होनी चाहिए 50 साल, 50.5 साल नहीं, 50 साल या 51 साल। तो 50 साल वाला 50 साल में आ जाएगा, 51 से ऊपर वाले दूसरे श्रेणी में चले जाएंगे। तो ये चीज भी हम देखते हैं इसमें क्लियर होनी चाहिए। जहां पर हम ये बात करते हैं कि ये स्टेबिलिटी, वहीं पर इसमें एक दृष्टिकोण ये भी है, परिवर्तनशीलता भी होनी चाहिए। जहां पर हमने स्टेबिलिटी की बात करी वहां चेंजेबल भी दृष्टिकोण भी होना चाहिए। इसमें ये देखा जाता है कि वर्गीकरण में अगर स्थायित्व के साथ साथ परिवर्तनशीलता पाई जाती है, तो उसमें इससे नवीन परिस्थितियां जब बनती हैं, लागू किया जाए, तो वह सरलता से उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर सके। वर्गीकरण में आज ये भी देखा गया कि परिवर्तनशील युग में सदा के लिए स्थायी कर दिया जाए, ये दृष्टिकोण ही है। इसमें थोड़ा बहुत लचीलापन का दृष्टिकोण भी होना चाहिए, तो एक तरह से ये दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। इसके साथ साथ शुड बी एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, यानी वर्गीकरण में ये देखा गया है कि कोई भी इकाई ऐसी नहीं बचनी चाहिए जो किसी न किसी श्रेणी में न रखी जाए। मतलब वो इस तरह से बनानी चाहिए कि वो टोटलिटी को लेके चले, यानी प्रत्येक जो डाटा कलेक्ट किया उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो ऐसे में इस तरह की श्रेणी बनानी चाहिए जिसमें प्रत्येक डाटा उसमें फिट हो सके किसी ना किसी रूप में। इसके साथ साथ एडुकेट, ये दृष्टिकोण भी है, यानी बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कह सकते हैं कि उसमें कोई कंफ्यूजन है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ कैटेगरी शुड बी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो भी चीज सही नहीं कही जा सकती, यानी एक तरह से उपयुक्त होनी चाहिए। वर्गीकरण में ये देखा गया है कि निश्चित रूप से ये कहना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन एक अच्छे वर्गीकरण में ये भी है कि सामग्री की जो विविधता है तथा संख्या एवं वर्ग विस्तार की जो बातें हैं वो एक तरह से सामने रख के सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्गों और श्रेणियों की संख्या के साथ साथ वर्गों में विभाजित इकाइयों की संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण की सामग्री के विश्लेषण में अधिक सहायक नहीं होते हैं। अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि वर्गीकरण में ये चीज की कमी है, ये चीज नहीं हो सकती, ये सब चीजें अप्रोप्रिएट उपयुक्त होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 95% इकाइयां आ जाए और दूसरे 5% रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें प्रत्येक इकाइयां का समावेश होना चाहिए, यानी 100% उपयुक्त होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन के विभिन्न प्रकार, जब हम क्लासिफिकेशन के विभिन्न प्रकारों की बात करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन के प्रकार अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग सांख्यिकी विदों ने अलग अलग ढंग से बताने का प्रयास किया है, जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण का जो बेस है उसमें तरह तरह के प्रकार है, जिसमें एक प्रकार आता है क्वालिटेटिव, खासकर जो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था बेसिस के आधार पर, उसी तरह से उस आधार पर एक गुणात्मक वर्गीकरण का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, जिसमें गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। एक क्वांटिटेटिव बेस हो सकता है जिसमें गणना के आधार पर, अंकों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके साथ साथ एक पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है जिसमें समय के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। एक जो हम बात कर रहे थे, वर्गीकरण के कई तरीके होते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी गुणात्मक वर्गीकरण है। उस गुणात्मक वर्गीकरण में हमको दो तरीके दिखाई पड़ते हैं। एक तो सरल वर्गीकरण यानी सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन यानी उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सरल ढंग से हम वर्गीकरण करते हैं। जिसका एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे किसी कॉलेज में हम स्टूडेंट को वर्गीकृत करना चाहते हैं, तो हमको प्रत्येक कॉलेज में जो को एजुकेशन सेंटर रहते हैं उसमें स्टूडेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट दो तरह के, एक तो बॉयज हो सकते हैं, एक गर्ल्स हो सकते हैं। सिंपल रूप से हम समझ सकते हैं बॉयज और गर्ल्स, इस तरह से हम सिंपल क्लासिफिकेशन दो वर्गों में बांट के उसको समझ सकते हैं।
इसके साथ साथ एक बहुगुणी मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन, बहुगुणी वर्गीकरण हो सकता है। बहुगुणी वर्गीकरण एक तरह का ऐसा वर्गीकरण है जिसमें दो या दो से अधिक दृष्टिकोण, दो से अधिक गुणों का उसमें समावेश होता है। उसको हम एक तरह से बहुगुणी वर्गीकरण कह सकते हैं। दो से अधिक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट, हमने अभी सिंपल में कहा बॉयज और गर्ल्स, साथ में हम बॉयज में भी ये देख सकते हैं, बॉयज में डिफरेंट फैकल्टीज हो सकती है। यहाँ पर हमने जिक्र किया है जैसे आर्ट फैकल्टी के स्टूडेंट हो सकते हैं, साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट हो सकते हैं, आगे चल के कॉमर्स फैकल्टी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, लॉ के भी हो सकते हैं। इसी तरह से गर्ल्स में भी आर्ट स्टूडेंट हो सकते हैं, साइंस स्टूडेंट हो सकते हैं। इस तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं यानी कॉलेज स्टूडेंट को, जिसमें दो गुणों से अधिक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की, अर्थात गणनात्मक वर्गीकरण की। अभी इससे पहले हम क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक वर्गीकरण की बात की थी। जब हम क्वांटिटेटिव वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें जो पहला आता है ऐसा क्लासिफिकेशन जिसको जिसको हम कह सकते हैं खंडित श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण, यानी खंडित श्रेणी हमको दिखाई पड़ती है। खंडित श्रेणी जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ साइज रिप्रेजेंटेड थ्रू इन वन यूनिट, इसमें एक इकाई के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जो नापा जाता है, जो मापन किया जाता है, वो एक इकाई के आधार पर। इन दिस ओनली टू कॉलम, केवल दो कॉलम के आधार पर इसको देखा जाता है, जिसमें वन कॉलम कंटेन साइज ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इसमें नंबर कितने, किसी क्लास में 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से प्रत्येक ने कितने कितने नंबर प्राप्त किए, तो उसमें जो 25 नंबर प्राप्त किए। इसी तरह से दूसरा जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ केसेस, कितने स्टूडेंट ऐसे थे, जैसे हमने ऑब्टेन नंबर लिखे हैं एक तरफ एक नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे, यानी 30 बच्चों ने 25 नंबर प्राप्त किए, 50 बच्चों ने 20 नंबर प्राप्त किए, 9 बच्चों ने 30 नंबर प्राप्त किए, 6 बच्चों ने 17 नंबर प्राप्त किए, और इसी तरह 5 बच्चों ने 35 नंबर प्राप्त किए। इस तरह से 100 बच्चों ने डिफरेंट टाइप के नंबर प्राप्त किए। इस तरह का एक दृष्टिकोण भी हम खासकर खंडित श्रेणी के अंतर्गत देख सकते हैं। इस तरह का वर्गीकरण भी क्वांटिटेटिव में हो सकता है। जो क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू कंटिन्यूअस सीरीज, अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसको हम अखंडित श्रेणी कह सकते हैं। अखंडित श्रेणी जो हमको दिखाई पड़ती है, इस तरह का भी हम दृष्टिकोण क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। यानी मेजरमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, जो एक तरह से समूह में, एंड देयर इज अ फ्लो एंड ऑफ इंडिपेंडेंट इंटीजर के आधार पर होता है, टू इन लिमिट्स ऑफ ईच क्लासेस, जिसमें एक अपर क्लास होती है, लोअर क्लास होती है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके साथ साथ इसमें फ्रीक्वेंसी का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के वर्गीकरण को हम सतत या अविच्छिन्न श्रेणी भी कह सकते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है उस सामग्री की संख्या के अधिक होने के कारण सामग्री को अलग अलग न प्रस्तुत करके उसको वर्गों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह की जो वर्गांतर की सीमाएं हैं वो शैक्षिक तौर पर निश्चित की जाती है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में 100 लेबर की पर डे इनकम को प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ लेबर ऐसे हैं, यानी और डेली इनकम क्या है, 20 लेबर ऐसे हैं जिनकी इनकम है 10 से 20 के बीच। इसी तरह से 30 ऐसे हैं जिनकी 20 से 30 के बीच, 25 ऐसे हैं जिनकी 30 से 40 के बीच, 20 ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच है, 5 ऐसे हैं जो 50 से 60 के बीच। इस तरह से 100 लेबर का एक प्रदर्शन इसमें किया गया है, जो जिससे हम समझ सकते हैं जो एक तरह से अखंडित श्रेणी है। अखंडित श्रेणी को इस रूप में समझते हैं। पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन एक तरह से सामयिक वर्गीकरण का दृष्टिकोण, जो कि हमारे कुछ रिसर्चर्स प्रयोग करते हैं अपनी रिसर्च के दौरान। इसमें एक तरह से डाटा इज अरेंज्ड टाइम सीक्वेंस, यानी समय के आधार पर डाटा को अरेंज किया जाता है। इसमें कैन बी एग्जांपल के तौर पे कैन बी पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स, यानी अलग अलग समय में हम जनसंख्या का जो दृष्टिकोण है वो देख सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे बरेली कॉलेज के स्टूडेंट की संख्या के आधार पर देख सकते हैं। जैसे 2011 में 15,000 बच्चे थे, 2012 में 15,250 थे, 2013 में 15,550 थे, 2014 में 15,750 थे, 2015 में 16,000 बच्चे थे। इस तरह से हम समय के आधार पर भी यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इनके अलावा भी क्लासिफिकेशन के अनेक ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पीरियोडिकल या क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन का दृष्टिकोण हमने प्रस्तुत किया है।